नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। अब आप सभी के मन में ढेर सारे प्रश्न हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कैसे होगी, उसमें आगे के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, ढेर सारे आपके मन में प्रश्न हैं। आप सभी के मन में ये भी प्रश्न है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको ये भी जानने की बहुत उत्सुकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, वहां पर एकेडमिक लाइफ कैसा है, वहां पर पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, हॉस्टल का माहौल कैसा है। क्योंकि ढेर सारी बातें चलती हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ज्यादा, गुंडागर्दी होती है और राजनीति ज्यादा होती है। ऐसे ढेर सारे प्रश्न आप सभी के मन में हैं। और साथ ही साथ आपके मन में ये भी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस एफिलिएटेड कॉलेज में क्या डिफरेंस है, कहां पर हमें एडमिशन लेना चाहिए, अगर हमें एफिलिएटेड मिल रहा है तो क्या वहां पर एडमिशन ले या नहीं ले, कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें लगा कि हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि अगर इस समय का वहां का कोई एक छात्र हमारे साथ जुड़ेगा जो इस समय वहीं पर रहेगा, तो करंट जो सिचुएशन है वो वहां पर बता सकता है। हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे ही बीएचयू वर्ल्ड के छात्र 2019 बैच के प्रत्युष रौनक जी, जो कि इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो इनका करंटली यहाँ पर 3rd ईयर चल रहा है। आज हम इनसे सारे प्रश्नों का जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा प्रत्युष रौनक का। बताइए प्रत्युष, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया बीएचयू वर्ल्ड का और वैभव सर का मुझे इस आमंत्रण के लिए। और अच्छा लगता है कि आप जिस कोचिंग में पढ़े हो और वहाँ आप अपने जूनियर्स को गाइडलाइन दे रहे हो। मेरा नाम प्रत्युष रौनक है, सर ने बताया। मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से। तो प्रत्युष, इस समय आप कहाँ पर हैं, कैंपस में है या घर पे है? सर अभी छठ में घर पे आए थे, तो फिलहाल घर पे हैं। 2-4 दिन में इलाहाबाद पहुंचेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा होगा तो बच्चों के लिए दिक्कत होगी। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपके लिए ये है, हम लोग कुछ पार्ट वाइज बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट आ चुका है तो काउंसलिंग की बातचीत करेंगे। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, एकेडमिक लाइफ कैसा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम लोग कैंपस के बारे में बात करेंगे, कैंपस का माहौल कैसा है, उसके बाद हॉस्टल के बारे में, और लास्ट में हम लोग एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है प्रत्युष? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिजल्ट आ चुका है, अब अगला स्टेप क्या होने वाला है काउंसलिंग में? सबसे पहले चीज हमको कैसे पता चलेगी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, फिर मैं क्वेश्चंस करता हूं आपसे। जी सर, जैसा कि ये बात सबको पता है कि पीजी के क्लासेस ऑफलाइन चल रहे हैं और यूजी के क्लासेस ऑनलाइन हैं। मगर सारे ऑफिसेज खुल गए हैं, सारे यूनिवर्सिटी के डीन ऑफिस, वाइस चांसलर ऑफिस, तमाम ऑफिस खुल चुके हैं। और जो है वो जो यूनिवर्सिटी के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस काम में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हम लोग इस प्रोसीजर को चालू करें। और पिछले 2 वर्षों के मुकाबले इस बार जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो फास्ट है, थोड़ा तीव्र है। तो सर सबसे पहले तो बाकी तमाम कोर्सेज के रिजल्ट आएंगे। जैसे आज रात प्रोफेशनल स्टडीज का रिजल्ट आएगा, मास कम्युनिकेशन का, एंड तमाम ऐसे कोर्स हैं, फूड टेक्नोलॉजी एंड ये सब। उसके बाद सर पीजी कोर्सेज के रिजल्ट भी आते रहेंगे, एलएलबी का एंड तमाम पीजी कोर्सेज का। इसी बीच सर यूजी के काउंसलिंग का सर जैसे बीएचयू में क्या होता है कि हर एक बच्चे के जीमेल पे जाता है कि आपका इतना नंबर है और फलां जगह पे आप काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन इलाहाबाद में क्या है कि एक यूनिवर्सिटी एक कट ऑफ रिलीज करती है कि मेरा पहला कट ऑफ ये है, और इस कट ऑफ में जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट लेके इस जगह पे काउंसलिंग के लिए आ जाएं। काउंसलिंग की तारीख दी रहती है और चीजें बताई गई रहती है कि क्या क्या आपको लेके काउंसलिंग में आना है। अच्छा, देखिए, सबसे पहला मुझको ये यहाँ पे, अगर मैं एक तरीके से आज बच्चों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे मन में जितने भी प्रश्न आएंगे वो मैं पूछूंगा। सबसे पहली चीज, काउंसलिंग ऑनलाइन होने के चांसेस हैं या ऑफलाइन होने के चांसेस? क्योंकि पहले तो ऑफलाइन होता था, अब पिछले साल जो है शायद वो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई है क्योंकि कोरोना की वजह से। तो इस बार क्या चांसेस है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होने के चांसेस हैं? सर मेरा मानना है कि इस बार काउंसलिंग ऑफलाइन होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्यों, लेकिन मैं इस बात को श्योर नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरा मानना है काउंसलिंग ऑफलाइन। अच्छा, चलिए, अगर हमें नहीं कंफर्म पता है कि काउंसलिंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो हम ये बात कर लेते हैं कि पहला स्टेप ये है कि कोर्स वाइज जो है वो कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी कि राउंड 1 की कट ऑफ ये जितने बच्चे हैं। अगर ऑनलाइन होगी तो उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, अगर ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन उनको मतलब कैंपस में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा, यही होगा? यस सर, प्रवेश भवन है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा होता है। अच्छा, होगा। और आज ही एक मीटिंग थी सर कि काउंसलिंग किस तरीके
आवाज कट रही प्रत्युष। हेलो तो हेलो प्रत्युष, आवाज कट रही है। यस सर। और सर अभी तो ठीक है, उस समय उस तरफ से वीडियो सर आपका पॉज हो गया था, अभी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बोलो। यस जी जी। हेलो। बोलो बोलो। जी सर, तो वही है कि प्रेस रिलीज आएगा कि काउंसलिंग किस तरीके से काउंसलिंग होनी है, वो 1-2 दिन में प्रेस रिलीज होगा। काउंसलिंग ऑफलाइन होनी है, ऑनलाइन होनी है, और कट ऑफ पे भी कुछ ही दिनों में सर आने वाला है मीट में जी। अच्छा, ये बताना कि कट ऑफ जो है वो जैसे कि राउंड 1 की कट ऑफ आती है, तो वो जो कट ऑफ आएगी वो हमारी ऐसी रहेगी कि कैटेगरी वाइज आती है, या ऐसा है कि वो सारे कैटेगरी के एक साथ काउंसलिंग होती है कि जनरल की सिर्फ पहले जनरल की कट ऑफ आएगी फिर ओबीसी का, ऐसा कुछ है? सर सबसे पहले जनरल की कट ऑफ आती है, एक जनरल कट ऑफ आता है। अगर जैसे 190 नंबर आया, उसमें अगर ओबीसी के बच्चे का भी 190 से ऊपर है तो वो जाके करवा सकता है काउंसलिंग, मगर पहली कट ऑफ वो जनरल की कट ऑफ आती है, उसके बाद कैटेगरी वाइज ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का, पहले जनरल की कट ऑफ सबसे पहले। तो राउंड 1 की जो जैसे ये कट ऑफ लिस्ट आएगी कि राउंड 1 की कट ऑफ लिस्ट है, तो वो जो होगी वो सिर्फ वो जनरल होगी, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगले राउंड की कट ऑफ होगी वो सिर्फ कैटेगरी वाइज होगी। यस सर, और आता है कि ये ओबीसी का पहला कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का पहला कट ऑफ, ऐसे करके भी आता है बाद में कैटेगरी वाइज। लेकिन सबसे पहले एक जनरल कट ऑफ आता है, एक इतना जनरल कट ऑफ, इसमें आप किसी भी कैटेगरी, वही राउंड 1 है जी। और सर एक इन्फॉर्मेशन, एक बात हम साझा करना चाहेंगे कि अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस, हम खुद ईडब्ल्यूएस के हैं, तो जो बच्चा ईडब्ल्यूएस का है और जनरल में भी उसका नंबर है, ठीक है, तो वो जनरल में जाके ना करवाए काउंसलिंग। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा मिलेगा अगर वो अपनी कैटेगरी में जाके काउंसलिंग करवाए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे बहुत मैसेजेस कर रहे हैं कि कितना मेरा आएगा, इतना काउंसलिंग होगा नहीं होगा। सबसे पहली बात कि आप धैर्य रखें, अगर आपका नंबर कम है ज्यादा वो दूसरी चीज है, अगर धैर्य रखें वो सब कुछ धीरे धीरे होगा, कैटेगरी में जाके अपनी काउंसलिंग करवाएं। अच्छा, मतलब जो जनरल कट ऑफ आती है उसमें काउंसलिंग ना करवा के अपनी जब कैटेगरी वाली कट ऑफ आएगी तो उसमें वो काउंसलिंग करवाएं, यही कहना चाहते हैं ना? जो बच्चे जनरल हैं, जो अनरिजर्व हैं, उनके लिए था कि आप करवाएं, ताकि जो ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वो अपनी कैटेगरी में करवाएं। सब्जेक्ट मतलब उनको अपनी कैटेगरी में काउंसलिंग करवाना आसान होगा। जी जी, सब्जेक्ट अच्छा मिलेगा और कैंपस में मतलब बढ़िया सब्जेक्ट, और हॉस्टल मिलने के ज्यादा आसान होते हैं। अच्छा, एक चीज मुझको ये क्लियर करनी है कि जैसे राउंड 1 की कट ऑफ आई वो तो जनरल है, उसमें सभी कर सकते हैं पार्टिसिपेट, और जो राउंड 2 की कट ऑफ आएगी वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की रहेगी? नो सर, 2-3 कट ऑफ जनरल, सबसे पहले 2-3 जनरल कट ऑफ आती है। जैसे पिछले साल की बात करें तो 192 था, फिर सेकंड कट ऑफ 185 आया, तो उससे जनरल कट ऑफ 2-3 आती है पहले। उसके बाद रुक जाता है, जनरल कट ऑफ रुक जाता है, उसके बाद कैटेगरी वाइज आती है कि ये ईडब्ल्यूएस का आया, फिर ओबीसी का आया, वो सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आते रहता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिकली ये समझा दूं कि कुछ काउंसलिंग का ऐसा है कि सबसे पहले आपके 2-3 राउंड जनरल कट ऑफ आती है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ आती है। ठीक है, अब इसमें आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप जिस कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी वाले में ही अगर आप अपनी काउंसलिंग कराएंगे तो आपको अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, इसको एक छोटे में, शॉर्ट में समझाइए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे कि ये सिर्फ बीए बीएससी में है या कहां पर, ये किस किस कोर्सेज में पहले एप्लीकेबल है ये चीजें? सर बीए बीएससी में है, बीकॉम में तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो तो सर दूसरा जिक्र हो गया, मगर बीए बीएससी के ज्यादा बच्चे होते हैं तो सर 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऑनर्स नहीं है, ऑनर्स नहीं है, बीए है, सिंपल बीए। जैसे बीए में मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट हमको मिला, और ये तीनों सब्जेक्ट 2 साल तक पढ़ने पड़ते हैं, और आखिरी साल में कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप कर देना होता है, और बाकी 2 सब्जेक्ट आपको आखिरी साल में कंटिन्यू करने पड़ते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऐसा। तो देखिए, कॉम्बिनेशन का मैं ऐसा बता दूं कि ढेर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी सब्जेक्टों में से कोई 3 सब्जेक्ट लेना होता है। उन 3 सब्जेक्ट में आप 2 साल तीनों पढ़ोगे, लास्ट के ईयर में आप 2 ही कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये कॉन्सेप्ट है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट
अवेलेबल होते हैं, उसमें से आप किसको ले सकते हैं, कौन कौन कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, साथ ही किसकी मेरिट हाई होती है किसकी लो होती है, ये अलग वीडियो का पार्ट है, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में अगर इस चीज को डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा और वो अननेसेसरी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अलग साइड रखते हैं, काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी उसके बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे कि राउंड वाइज यहां पर आपने बताया कि पहले 2-3 राउंड जनरल की कट ऑफ आती है, फिर कैटेगरी वाइज आ गई, तो ये जो मतलब कैटेगरी वाइज कट ऑफ आने के बाद भी कुछ होता है कि उसके बाद खत्म है काउंसलिंग? हेलो, नहीं सर, उसके बाद कैटेगरी वाइज काउंसलिंग। यस सर, आवाज आ रही है? बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। सर अगर कैटेगरी वाइज काउंसलिंग है, जैसे जैसे मान के चलिए कि मेरा 180 नंबर है मान के चलिए, और ईडब्ल्यूएस में मेरा आ गया, तो हम सर अगर ऑफलाइन काउंसलिंग है तो इलाहाबाद पहुंचना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लेके और तमाम सर्टिफिकेट से सब लेके पहुंचना पड़ता है वहाँ पे। और पिछली बार से क्या है कि कॉम्बिनेशन प्री डिसाइड, मेरे समय क्या था कि आप आजाद है कि कोई भी कॉम्बिनेशन भर सकते हैं, 5-6 कॉम्बिनेशन। और इस बार क्या है कि पिछले 2 सालों से कॉम्बिनेशन पहले से डिसाइडेड होता है, उसमें आपको 1 to 10 प्रेफरेंस एंट्री भरना पड़ता है, इससे बीएचयू में है काउंसलिंग के प्रेफरेंस एंट्री भरिए और आपके मार्क्स और उनके सब्जेक्ट के अवेलेबिलिटी के अनुसार, उनके जो उपलब्धता है उसके अनुसार वो आपको सब्जेक्ट अलॉट करेंगे और 2 कार्ड मिलता है, आपको पैसे लगते हैं और पैसा बहुत सस्ता है, 876 रुपए 1 साल का चार्ज है, सिर्फ 876 रुपए सालाना चार्ज। और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 1026 रुपए लगते हैं। वो आपको 2 कार्ड मिलेंगे, एक एडमिशन कार्ड मिलता है और एक फी रिसिप्ट मिल जाता है और सब्जेक्ट अलॉट होके आप घर चले जाइए। और ऑनलाइन काउंसलिंग में ऑनलाइन अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन रिसिप्ट मिल जाएगा, यही है सर। अच्छा, इसमें ये बताइए आप कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, मतलब बच्चे जो है वो काउंसलिंग कराना है तो काउंसलिंग अभी से वो किस किस डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लें अपने साथ? जी सर, सबसे पहले वो 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट कर लें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कर ले, माइग्रेशन कर ले और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इतना हो गया, इतना तो सबके पास होता है। और इसके साथ साथ वो अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र और मतलब ऐसे ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट, और अगर ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र जो ब्लॉक से जाके बनता है वो वाला। तो बेसिकली यही हुआ अपना 10th-12th का टीसी माइग्रेशन। और हाँ, मैं ये भी बता दूं, जो बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, अगर आपके पास टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो वही सफिशिएंट है। कोई कुछ बोर्ड जो होते हैं वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपके पास वही 10th-12th का हो गया, टीसी सीसी माइग्रेशन हो गए, प्लस आप कैरेक्टर अगर कोई मतलब अगर आप कोई कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी इनके आप जो है वो अपने साथ सर्टिफिकेट को रखेंगे। अगर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है तो फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें एक और चीज सर कि अगर आपके पास टीसी किन्हीं बच्चों को स्कूल नहीं दे पाता है टीसी या किसी कारण से नहीं है अभी, तो वो अंडरटेकिंग का एक फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन के 3 महीने बाद वो जाके ऑफिस में टीसी जमा कर सकते हैं। तो मतलब इसका कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है मौके पे तो हम अंडरटेकिंग भर के 3 महीने के अंदर उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। जी जी जी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि जब सारे कैटेगरी की कट ऑफ निकल जाती है उसके बाद फिर से एक बार जनरल कट ऑफ आती है जी, ऐसा कुछ है? हाँ सर, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे 3 राउंड की काउंसलिंग हो जाती है जनरल कैटेगरी, 3 राउंड की जनरल, उसके बाद कैटेगरी वाइज आई, ओबीसी की आ गई, एससी एसटी की 1-2 कट ऑफ आ गई, उसके बाद फिर से जनरल कट ऑफ आती है कि जो किसी अनरिजर्व कैटेगरी में है उनके जो भी सीट अगर खाली है तो उसके नीचे की फिर से जनरल की कट ऑफ आनी शुरू होती है। मतलब मिला जुला के 4-5 कट ऑफ जनरल का आता है, 3-4 कट ऑफ ओबीसी का और 3-4 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का आता है। एससी का भी ऐसा ही होता है, 4-4 कट ऑफ हर कैटेगरी के होते ही होते हैं। अच्छा, ये सारी काउंसलिंग का जो भी है ये हम मेन कैंपस के बारे में अभी तक बात कर रहे हैं, अभी तक एफिलिएटेड कॉलेजेस की हमने कोई बात नहीं की है, ठीक है जी। तो चलिए, अब यहां तक हुआ कि काउंसलिंग के बारे में जो बेसिक बातचीत थी, आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो बातें थी वो उन्होंने बता दिया कि ज्यादा परेशान नहीं होना है, प्लस ये बता दिया गया आपको कि क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे कट ऑफ्स आती हैं वो आ गया। अब जैसे जैसे कट ऑफ आती रहेंगे हम वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, उसके लिए नहीं परेशान होना, लेकिन आपको मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि इस तरीके से आता है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप नहीं घबराना है आपको। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड इतना सफिशियंट है ना प्रत्युष जी की कोई और प्रश्न बच्चों को बताना चाहिए, किसी कुछ और इंफॉर्मेशन है आपको काउंसलिंग से रिलेटेड?
कितना सफिशिएंट है अभी? हेलो। हेलो सर। बोलिए। जी सर। सर एक सबसे पहले तो बच्चे परेशान रहते हैं एडमिशन को लेके, होगा नहीं होगा, कब आएगा काउंसलिंग। तो सर एफिलिएटेड को लेके भी हमें लगता है कि अभी बातचीत कर लेनी चाहिए। एफिलिएटेड को लेके मैं तो उसको लास्ट में बातचीत करूंगा। नहीं उतना अच्छा आ पाया हम। ओके ओके, इतनी बातचीत तो सफिशिएंट है। हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलेंगे कि वहां पर पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। ये आपके मन में प्रश्न है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या ना ले, तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये बताइए कि क्लासेस क्या वहां पर रेगुलर चलती हैं? यस सर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्लासेस मेन कैंपस की बात करें, क्योंकि हम मेन कैंपस पे हैं। अभी मेन कैंपस के हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्लास चलती है 4 दिन हफ्ते में क्लास चलती है। अच्छा, 4 दिन चलती है, फिर बाकी 3 दिन छुट्टी है। यस सर, और जो प्रैक्टिकल की क्लास होती है वो 5वें दिन, मतलब फ्राइडे को प्रैक्टिकल की क्लास चलती है और सैटरडे संडे वीकेंड्स पे छुट्टी रहती है। सभी कोर्सेज में या किसी स्पेसिफिक कोर्स की बात आप कर रहे हैं? सभी कोर्सेज में ऐसा है? सर हम यस सर, सभी कोर्सेज में ऐसा है। बीए बीएससी बीकॉम में प्रैक्टिकल का तो अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन बीए बीएससी में 4 दिन मेन क्लास, 1 दिन प्रैक्टिकल की क्लास और 2 दिन वीकेंड पे छुट्टी। चलिए, अच्छा ये बताइए, टीचर्स क्लास को प्रॉपरली लेते हैं? मतलब जो उनका टाइम टेबल के अनुसार जो उनको क्लासेस मिलती हैं वो सारी क्लासेस लेते हैं टीचर्स? यस सर, बिल्कुल लेते हैं। प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरा खुद भी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी ऐसे प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो रेगुलर क्लास लेते हैं। और दो अच्छी चीज़ बहुत अच्छी है कि ज़्यादातर जो प्रोफेसर्स हैं वो दिल्ली, यूपी, बिहार ये सब से ही हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल है प्रोफेसर्स के बीच में, और वो प्रोफेसर की साथ साथ वो एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली है। वो क्या बागान में बैठ के ही पढ़ा देते हैं, वो घर पे भी बर्थडे में इनवाइट करते हैं। और दूसरी चीज़ की सीनियर जूनियर का जो कल्चर है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है वो शायद ही किसी विश्वविद्यालय में मिलेगा। बहुत ही कोऑपरेटिव सीनियर और बहुत ही कोऑपरेटिव प्रोफेसर हैं जी। अच्छा, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर टीचर्स हमारे फ्रेंडली होंगे तो निश्चित तौर पे पढ़ाई तो अच्छी होगी ही। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोगों के होता है कि वहां पर पढ़ाई नहीं होती। देखिए पढ़ाई हर जगह होती है, डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ही नहीं पढ़ना चाहेंगे तो कोई आपको नहीं पढ़ा पाएगा, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। बाकी क्लासेस चलती नहीं चलती ये गड़बड़ी होती है कई जगहों पर, वो चीज फिलहाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं है। यहाँ पर बढ़िया से पढ़ाई लिखाई होती है, जैसा इन्होंने बताया क्लासेस रेगुलरली चलती हैं। अच्छा, एग्जाम जो होता है वो टाइमली कंडक्ट होता है कि लापरवाही होती है कि बोला गया दिसंबर में हो रहा है, मार्च में, ऐसा कुछ होता है कि टाइमली कंडक्ट होते हैं एग्जाम्स? सर चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनुअल एग्जाम है तो साल में एक बार एग्जाम होता है। जैसे अभी लाइव वीडियो से 2 घंटे पहले सर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आया है कि हम लोग का जो एनुअल एग्जाम है वो 21 मार्च 2022 से है। तो बिल्कुल डेट पे एग्जाम हो जाता है, सेशन समय पे कंप्लीट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट होता है। जैसे मार्च में एग्जाम है तो फरवरी तक, वैलेंटाइंस डे तक, आधी फरवरी तक सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं सर। मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी तक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, वहां पर मार्क्स का क्या सिस्टम है? कई लोग कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मार्क्स बहुत कम मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? सर चूंकि देखिए एक चीज है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूरे किताब से क्वेश्चन आता है। सालाना एग्जाम, एनुअल एग्जाम है, तो सर स्टूडेंट जो है वो उनके परफॉर्मेंस पे है। 60% अंक। सर एक चीज तो हम कहेंगे कि बीए के फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम नंबर मिलता है, सेकंड ईयर में ठीक ठाक नंबर मिलता है, और थर्ड ईयर में चूंकि बच्चे को आगे भी एडमिशन लेना होता है तो थर्ड ईयर में थोड़ा लिबरल नंबर मिलता है, अच्छे नंबर मिलते हैं। चलिए मतलब ये सब हो गया कि आप जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा स्कोर गेन करेंगे। अच्छा, ये एक बात ये बताइए कि कॉम्पिटिटिव माहौल है या नहीं है? जैसे कई बच्चे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो उनके मन में होता है कि मान लीजिए कई बच्चे सिविल सर्विसेज को लेकर जाते हैं, कैंपस में जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो सिविल सर्विसेज उनके मन में होता है, या कोई भी अदर कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते हैं वो। तो क्या वहां पर कॉम्पिटिटिव माहौल है? मतलब ऐसे बच्चे मिलेंगे वहां पर जो हमारे साथ कंपटीशन की तैयारी करें, ऐसा कुछ है वहां पर? सर बहुत ही ज़्यादा है। इस बात को लेके हम भी बातचीत करना चाह रहे थे। कंपटीशन का माहौल बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ जाते ही बच्चे बहुत सारे ऐसे ग्रुप में भी ऐड कर दिए जाते हैं जो यूपीएससी के नाम से, बहुत सारे रूममेट और साथी ऐसे मिल जाते हैं सिविल को लेकर पैशनेट है। दूसरी चीज़ जो बारीक चीज़ हम सर यहाँ पे करवाना चाहेंगे, अंकित करवाना चाहेंगे सर, माहौल का मतलब सिर्फ कैंपस या दोस्त या रूममेट नहीं होता। हम जिस परिवेश में घूमते फिरते हैं, देखते हैं, उसका प्रभाव भी नहीं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके संगत का ही सारा असर होता है। अब आप फालतू घूमने वाले लोगों के साथ संगत कर लेंगे तो सीधी सी बात है बर्बादी होंगे, तब तो पढ़ाई अच्छी हो नहीं सकती है।
सिविल सर्वेंट रहते कि यूपीपीसीएस का मुख्यालय भी वहाँ पे है सर, एंड बहुत सारे सिविल सर्वेंट भी हैं जो यूनिवर्सिटी से निकले और प्रोफेसर से मिलने आते हैं। तो सर वहाँ पे आसपास में ना एसडीएम की गाड़ी और सिविल सर्वेंट की गाड़ी, डीएम की, और इलाहाबाद बहुत प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है सर। तो डीएम की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, सिविल सर्वेंट की गाड़ी आसपास दिखती रहती है। तो सर वो चीज जो है ना सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा शहर है, मोटिवेट करती होगी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, और बहुत ही अच्छा शहर है प्रशासन से। तो सर साफ सुथरा, तो आसपास गाड़ियां दिखती है सर, सिविल सर्वेंट दिखते हैं, और वो रेगुलर आते भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत सारे सिविल सर्वेंट इलाहाबाद से निकले आते भी लेक्चर देने, तो उसका सीधा इम्पैक्ट करता है। लगता है कि सर हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये जो इम्पैक्ट है ना, जो कैंपस से बाहर है, ये बहुत बड़ा है सर, ये बहुत प्रभाव छोड़ता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बातें हो गई। अब मैं एक थोड़ा सा कैंपस के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि ये कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा राजनीति होती है, गुंडागर्दी टाइप चीजें होती हैं, ये कहाँ तक मतलब कहाँ तक सही है? सर 2018 तक अगर हम लोग ये वीडियो अगर 2018 में कर रहे होते ये इंटरव्यू, तो आपकी बात सही होती, मगर 2019 से चूंकि स्टूडेंट यूनियन बंद हो चुका है, अच्छा। और न छात्र परिषद है न छात्र संघ है। हालांकि बच्चे इस बात को लेकर संघर्षरत हैं छात्र संघ भवन पे कि हमारा छात्र संघ बहाल हो, मगर उनकी बातें अभी नहीं मांग पूरी की गई है। तो 2019 से सर छात्र संघ वगैरह बिल्कुल बंद है, और कैंपस में राजनीति का वैसा कोई माहौल नहीं है सर। देखिए जेएमआई जामिया में या जेएनयू में, इलाहाबाद कहीं पे भी, इलाहाबाद में, बनारस में भी राजनीति ऐसी चीज है सर। चूंकि वैसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसमें 3 प्रधानमंत्री दिए हैं, 1 राष्ट्रपति दिया, सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस दिए हैं सर, ऐसी जमीन पे राजनीति की बात अगर नहीं होगी तो थोड़ा सा वो लगता है यहाँ से बहुत सारा राजनीति का रहा है। नहीं देखिए, राजनीति से ये दिक्कत हो जाती है कई बच्चों में और कई उनके पेरेंट्स में होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ने गया है और फिर वो राजनीति में इन्वॉल्व हो जाए। तो देखिए, ये सब चीजें मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सब हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम राजनीति करना चाहेंगे तो वो हम भाई बीएचयू में चाहे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहे, जहां पर चाहेंगे वहां पर बर्बाद हो सकते हैं। बर्बाद होने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमें बर्बाद नहीं होना है, हमें इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो आप नहीं होंगे। दूसरी चीज, जैसा इन्होंने बताया 2018 तक जो है वो छात्र संघ का चुनाव, ये सब चीजें होती थी, तो उससे कहीं ना कहीं कैंपस के माहौल में डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। लेकिन 2019 से नहीं है, तो सीधी सी बात है कि कैंपस का माहौल जो है वो शांत है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3-5 करना चाहेंगे तो 3-5 हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कैंपस का माहौल बढ़िया है। अच्छा, एक बात ये होती है बहुत सारे लड़कियों में और उनके पेरेंट्स में होता है कि लड़कियों के लिए कैंपस का माहौल कैसा है, कोई दिक्कत, मतलब लड़कियों के लिए कैंपस एकदम सेफ है या कुछ परेशानियां हैं दिन रात में कहीं कभी भी? सर 2 बात यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे, प्लस और माइनस दोनों। प्लस पे पहले बात करते हैं। कैंपस का जो माहौल है वो गर्ल्स को लेके बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फैमिलियर है। लड़कियों और लड़कियों के बीच में भी जो केमिस्ट्री है, जो दोस्ताना अंदाज है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है प्रोफेसर्स को लेके भी। एंड सर जो वुमेन्स हॉस्टल है, जिसमें लड़कियों को हॉस्टल अच्छा, अगर आपका ठीक ठाक नंबर भी है तो हॉस्टल मिल जाता है, वहाँ पे भी सर रैगिंग 0% है। बॉयज हॉस्टल में तो थोड़ा बहुत इंट्रो भी होता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी, चुटकुला चुटकी का अंदाज भी, मगर गर्ल्स हॉस्टल में 0% इंट्रो भी है, और बहुत सारे अच्छे सीनियर भी है। मेरी भी कुछ दीदी है वहाँ पे। एंड सर जो प्रोफेसर जो एचओडी है पॉलिटिकल किया, वो लोग वहाँ पे वार्डन है। तो सर बहुत ही अच्छा माहौल है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, सिक्योरिटी भी है, खाना पीना भी ठीक ठाक है। तो हॉस्टल की बातचीत हम लोग करेंगे। आपने मेरा प्रश्न जो मैं इसको हॉस्टल में रखने वाला था, आपने इसको पहले ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं है। कुल मिला के लड़कियों के लिए जो है वो अच्छा खासा माहौल है हॉस्टल में, जैसा कि बोलिए। एक चीज सर इसका नेगेटिव पॉइंट हम बताना चाहेंगे सर। आज ही ट्विटर पे किसी ने पोस्ट किया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर 6 बजे शाम के बाद लड़कियों की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। इस बात को लेके जो है कई लोग पॉजिटिव मानते हैं, कई लोग नेगेटिव मानते हैं कि हमारा अधिकार है, ये है वो है। तो सर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा करा है कि उनके साथ कुछ ऊंच नीच ऐसा ना हो, इसलिए 6 बजे के बाद एंट्री बंद है। मतलब 6 बजे गर्ल्स जो है वो अपने हॉस्टल में 6 बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं? नहीं सर। तो हॉस्टल में 9 बजे तक की एंट्री है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में शाम 6 बजे के बाद लड़कियों की एंट्री नहीं होती, मतलब ऐसा है। कैंपस के अंदर नहीं आ सकते हैं? जी, लड़के आ सकते हैं, लड़कियां नहीं। ऐसा मतलब कोई लोग बहुत निगेटिव भी मानते हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटी से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही मानती है, मगर चलिए ठीक है, वो उनके क्या रूल्स हैं उस पर हमें नहीं जाना है। तो अब हम यहाँ पर बात करते, अच्छा एक बात ये बताइए, जो चलिए वो हॉस्टल में हम लोग इंक्लूड करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल के बारे में। सबसे पहले ये बताइए कि बॉयज के कितने हॉस्टल हैं? कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, कैंपस के जो हॉस्टल्स हैं, पहले बताइए हॉस्टल कैंपस के अंदर है या कैंपस के बाहर है? हेलो
प्रत्युष कैंपस के बाहर है। फिर से बोलना। सर हॉस्टल कैंपस के बाहर है। हॉस्टल कैंपस के बाहर है। हेलो सर, हॉस्टल जो है जी जी कैंपस के बाहर है। कैंपस के बाहर है हॉस्टल, अच्छा। तो गर्ल्स के कितने हॉस्टल हैं, बॉयज के कितने हॉस्टल हैं? यस सर। जी सर, यूजी कोर्सेज में गर्ल्स के 3-4 हॉस्टल हैं। प्रियदर्शनी, शताब्दी हॉस्टल, सरोजनी नायडू हॉस्टल और शायद हॉल ऑफ प्रेसिडेंट है, वो शायद अंडर ग्रेजुएट में नहीं मिलता। 3-4 हॉस्टल गर्ल्स के हैं और 3 ही 4 हॉस्टल की सीट कम है सर। यहाँ पे बीएचयू में बहुत सारे हॉस्टल हैं मगर यहाँ पे सीट कम है। और जो बॉयज के अच्छे हॉस्टल हैं जिसमें पर्याप्त सीट है वो 2 हैं, सर सुंदरलाल और पीसीबी ब्रह्मदाचरण दास बनर्जी। और एक हॉस्टल है केपीयूसी हॉस्टल, वो सेमी गवर्नमेंट हॉस्टल है, आधा ट्रस्ट का हॉस्टल है और आधा यूनिवर्सिटी फंडेड है। तो 3 बॉयज के हॉस्टल, 3 गर्ल्स के हॉस्टल। सीट्स बहुत हैं लेकिन सर फीस ज्यादा है वहाँ पे। चलिए कुछ कुछ बातें करते हैं। सबसे सीट्स काफी हैं, सीट्स। अच्छा, सीट्स काफ़ी हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये हॉस्टल्स जो होता है, ये हॉस्टल के कट ऑफ बेशक जो एंट्रेंस दिए उसी के मार्क्स से मिलता होगा, तो मुझको ये बताइए कि हॉस्टल की कट ऑफ में और एडमिशन की कट ऑफ में कितना डिफरेंस होता है, कितने मार्क्स का डिफरेंस होता है? जो जनरल का पहला कट ऑफ आता है उससे हॉस्टल के कट ऑफ में 20-25 नंबर का अंतर होता है। अब देखिए सीधी सी बात है कि पहला जो कट ऑफ आ रही है, पहला कट ऑफ वैसे ही ज्यादा होती है, उससे भी 20-25 नंबर ज्यादा। मतलब अच्छा, एक मोटा मोटा मुझको ये बताइए कि अगर किसी कोर्स में 100 सीट्स हैं तो उसमें हॉस्टल की कितनी सीट्स होंगी लगभग? हॉस्टल की सर 40 के आसपास होंगे। मतलब 100 में 40% हम मतलब बोल सकते हैं कि जितनी सीट्स हैं उसके लगभग 40% सीट्स हैं हॉस्टल में। यस सर, ऐसा कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हॉस्टल का जो कट ऑफ है वो 210 से स्टार्ट होता है, गिरते गिरते 180 तक आता है जनरल का। अच्छा। हाँ सर, 180-85 तक आता है जनरल का, ईडब्ल्यूएस मिला के कह रहे हैं। तो 180 तक ये बात कर रहे हैं वैसे बीए कोर्स के रेफरेंस में ये बोल रहे हैं, ऐसा सभी कोर्सेज में नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है? तीनों कोर्सेज के बच्चे को मिलता है, बीए बीएससी बीकॉम सबको हॉस्टल ऐसा मिलता है, यही कट ऑफ रहता है मिला जुला। अच्छा, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हॉस्टल में सीट्स काफ़ी कम हैं, ठीक है? तो सभी को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, हॉस्टल की कट ऑफ जो थी वो हाई जाती है। अच्छा, हॉस्टल में भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है ना, कि ऐसा कि जनरल कट ऑफ होती है? नहीं सर, जनरल का अलग, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी ओबीसी सबका अलग, और उसमें भी 3-4 कट ऑफ आते हैं। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या है कि जैसे कि रिजल्ट में दिखता है कि हॉस्टल के लिए अप्लाई किए हैं, तो अप्लाई किए हैं तो उसकी कट ऑफ अपने आप आएगी, उसमें हम मान लीजिए हॉस्टल के लिए हम एलिजिबल हैं या हम उसके कट ऑफ से ऊपर हैं, तो हमको मिलेगा कैसे, उसका क्या प्रोसेस है? जी सर, अगर हॉस्टल के लिए यस टिक किया है, उसके बाद एडमिशन होने के 15-20 दिन बाद, महीने दिन बाद क्या होता है, हॉस्टल का एक अपना कट ऑफ आता है हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पे। अच्छा। वहाँ जाके बच्चे को चेक करना पड़ता है कि 200 नंबर हॉस्टल का कट ऑफ है। अगर आप 200 से ऊपर हैं तो अपना एडमिट कार्ड, एंट्रेंस का एडमिट कार्ड और अपना जो वो है जो स्कोर कार्ड है आपका, वो स्कोर कार्ड लेके आप आएँ। और वहाँ पे आने के बाद एक फॉर्म भरना पड़ता है बच्चे को, और उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, डीडी वगैरह कटता है सर, रहने का और मेस चार्ज वगैरह कटता है। अच्छा, ये बताइए मुझको एक बात नहीं समझ में, आपने कहा कि ये कट ऑफ जो होती है वो हॉस्टल के मतलब हॉस्टल के नोटिस बोर्ड में चिपकता है, तो कोई बच्चा कैसे डेली हॉस्टल कैसे विजिट करेगा, ये कैसे पॉसिबल है? यस सर, कुछ वेबसाइट्स हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हॉस्टल के कट ऑफ पे काम करती हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली करके हमने बताया, एयू बीट मीडिया है, तो वो अपने सोशल मीडिया पे हॉस्टल के कट ऑफ को भी पोस्ट करते रहते हैं। मतलब वहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ अपना जो भी प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म पे वो लोग उसको पोस्ट करते हैं, इस टाइप की बात आप बोल रहे हैं ना? यस सर, और दोस्तों से भी पता चलते रहता है सर। तो अच्छा, ठीक है। मतलब वो कुल मिला के कैसे ही पता चल जाएगा, हम लोग वो सब बता देंगे, उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। अच्छा, कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए हॉस्टल में कैसा रहता है, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर कैसा रहता है? सर हॉस्टल के एक कमरे में 2 लोग रहते हैं, 2 सीटर रहता है, और आपको एक बॉयज और गर्ल्स दोनों? नहीं सर, मतलब हाँ, गर्ल्स का अलग रहता है, बॉयज का अलग हॉस्टल है। हॉस्टल तो अलग रहेगा ही। मेरा कहने का मतलब है कि बॉयज का हॉस्टल भी 2 सीटर और गर्ल्स का भी हॉस्टल 2 सीटर ना? यस सर, गर्ल्स का जो हॉस्टल वो 2 तरीके का, एक तो होता है वो कॉमन रूम वाला हॉस्टल भी है और एक 2 सीटर वाला भी। गर्ल्स में डिफरेंट है, मतलब ऐसे। कॉमन रूम क्या होता है? 2 सीटर। कॉमन रूम से क्या मतलब? हेलो, हेलो,
प्रत्युष, आवाज आ रही है? फिर से बोलना, आवाज कट गई थी बीच में। सर आपकी आवाज है। हाँ हाँ, कॉमन रूम क्या बताया आपने? पीएचडी वाले हैं उनको 1 सीटर मिलता है, एक रूम में एक बच्चे। यूजी वाले को 2 सीटर। अच्छा, यूजी वालों को कॉमन रूम मतलब एक कॉमन रूम होता है, उसमें 5-5 बेड लगे रहते हैं। वो बड़ा होता है, मतलब गर्ल्स वालों का भी मतलब 2-3 तरीके का आता है। 5-5 बेड भी लगे हैं एक रूम में, और 2 रूम वाला भी होता है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि अगर मान लीजिए कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो कम बच्चों को हॉस्टल मिलेगा, तो क्या लड़के और लड़कियों के लिए बाहर मतलब हॉस्टल ना लेने के अलावा बाहर पीजी आसानी से अवेलेबल है, लेना ठीक रहता है या नहीं रहता है? कैसा सीन है वहाँ पे? सर पीजी सर आसानी से अवेलेबल है, और पीजी लेना सही है, कहीं से कोई दो राह नहीं है। 5,000 से 6,000 में पीजी आ जाता है। उसमें रहना, खाना, फूड मतलब आसानी से अवेलेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ है, ठीक ठाक है। अच्छा, हॉस्टल में क्या वाईफाई है? अपना रूम लेके हॉस्टल में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है? यस सर, हॉस्टल में वाईफाई है, कैंपस में वाईफाई है, दोनों जगह। ठीक है, थोड़ा खाने पीने के बारे में बताइए। हॉस्टल में मेस फैसिलिटी कैसी है वहाँ पर? मेस में खाना कैसा है, और साथ ही साथ फीस क्या रहती है? हॉस्टल की फीस क्या रहती है और मेस की फीस क्या रहती है? डाइट वाइज चार्ज लगता है या ओवरऑल पूरा साल भर कर लेते हैं? कैसे चार्जेस लगते हैं उसके? सर हॉस्टल के मेस का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम ऐसा कहेंगे, हम खुद खाए हैं वहाँ पे। हफ्ते में 2 दिन सर स्पेशल मिलता है। एक दिन लिट्टी चोखा मिल गया या छोला भटूरा मिल गया, एक दिन पूरी खीर मिलता है, वैसा है। चलिए, वो पूरे क्या क्या खाना मिलता है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा। सीधा सीधा बताइए, फीस क्या रहती है? मेस की फीस क्या रहती है और हॉस्टल की फीस क्या रहती है? सर जो हॉस्टल की फीस है वो 14,000, किसी हॉस्टल का 15,000 है। ये इंक्लूडिंग मेस है कि एक्सक्लूडिंग मेस है? एक्सक्लूडिंग मेस चार्ज अलग से है। मेस चार्ज 2100 रुपये पर महीने है। मेस चार्ज 2100 रुपये पर मंथ, मतलब 14-15 हजार रुपए पहले हॉस्टल का देना है, फिर 2100 रुपये पर मंथ मेस का चार्ज देना है ना? यस सर, तो दो डीडी कटवाना होता है, 14,000 रहने का और 6300 रुपये 3 महीने मेस का एक साथ लेते हैं। अच्छा, एक साथ ले लेते हैं 3 महीने। हाँ सर। तो 2 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम नाश्ता, कि 2 टाइम सिर्फ खाना ही? सर 2 टाइम सिर्फ खाना मिलता है और नॉनवेज नहीं मिलता है। अच्छा, नॉनवेज नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो कई लोगों के लिए तो संकट हो गया होगा अभी यही बात सुन के। कोई बात नहीं, आप बाहर से खाइएगा। अच्छा, हॉस्टल में मारपीट, राजनीति ज़्यादा, ये ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे कि हॉस्टल का माहौल शांत है? वो तो आपने बता दिया वैसे रैगिंग का, कि रैगिंग है नहीं, गर्ल्स में बिल्कुल भी नहीं है, बॉयज़ में थोड़ा सा इंट्रो टाइप की चीज़ें हैं। यस सर। ठीक है, मतलब ऐसा परेशान तो नहीं करते ना कि सीनियर्स परेशान करते हो? नहीं सर, सीनियर्स परेशान नहीं करते। सीनियर्स कोई सीनियर बहुत अच्छे हैं, कोई सीनियर मतलब सीनियर पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर कुछ बैचमेट्स, कुछ सीनियर भी परेशान करने लगते हैं। और इसके अलग अलग अपने कारण, राजनीतिक कारण है। कोई बच्चा ज्यादा प्रतिभाशाली है तो ज्वलनशील मतलब चलते भी, मतलब बहुत अपने अपने। ठीक है, वो सब देखिए थोड़ा बहुत मिला जुला आपको हर जगह मिलेगा, वो सब आपको एडजस्ट करना चाहिए, वही सब चीजें आप जाके सीखते हो। अब ऐसा नहीं होता है कि हमेशा समझो कि मम्मी जैसा कोई हमेशा प्यार ही करने वाला मिलेगा। आपको हर सिचुएशन जो है वो झेलनी चाहिए, थोड़ा चीजों को एडजस्ट करना चाहिए। गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए बता ही दिया इन्होंने कि 0% रैगिंग है, तो वो सबसे बेस्ट बात है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सेक्शन में चलते हैं अपने एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में। बताइए कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, कौन कौन से हैं, पहले ये बताइए। जी सर, हॉस्टल के बारे में एक बात बतानी रह गई कि इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं, क्रिकेट का, फुटबॉल का, ये सब का। एंड हॉस्टल का माहौल अच्छा है सर, काफ़ी ग्रीनरी है स्पोर्ट्स को लेके, या फिर ग्रीन रूम भी है वहाँ पे, कॉमन रूम जहाँ पे आप खेल सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाला बच्चा सर यूनिवर्सिटी का बाल बच्चा होता है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का वो संतान है। अच्छा। तो वो संरक्षण में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो हॉस्टल अगर आपको मिले तो ज़रूर लीजिए, वो लाइफ अलग ही है। एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें तो सर टोटल 8-10 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिनमें से 3-4 कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं। ISGC, CMP, ADC, ये सब ऐसे कॉलेज हैं जिनमें अच्छी पढ़ाई है, ठीक ठाक पढ़ाई है। और गर्ल्स के लिए भी आर्य कन्या PG कॉलेज है, जगतरन गर्ल्स कॉलेज है, एंड बाकियों में भी को एजुकेशन है। ADC में लड़के अलग लड़कियां अलग पढ़ते हैं। ADC जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है। और अगर मेरा सजेशन है कि अगर मेन कैंपस नहीं मिले तो आवाज कट रही है सबसे पहले। हेलो
सर मेरा ये क्या प्रत्युष यहाँ से बोलना कि बोल रहे थे कि अगर मेन कैंपस में एडमिशन ना हो तो फिर, आवाज आ रही है सर? हाँ अब आ रही है। हम कह रहे हैं यहाँ से बोलना कि मेन कैंपस में अगर एडमिशन नहीं होता है तो कहाँ पर लेना उचित रहेगा? ईश्वर, हाँ मेन कैंपस। हेलो सर ईश्वर शरण पीजी डिग्री कॉलेज, ISGC और CMP 2 कॉलेजेस अच्छे हैं। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलना। हेलो सर। हाँ बोलो प्रत्युष। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज है ISGC, उसमें सर एडमिशन लिया जा सकता है। उसकी पढ़ाई उसके ISGC में एडमिशन, ISGC कॉलेज है सर, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज। उसके फैकल्टी अच्छे हैं, इंफ्रा अच्छा है और वो कॉलेज का माहौल भी अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं सर। और एक और चीज़ कहना चाहेंगे सर कि किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज आपका नंबर कम है, घबराने की बात नहीं। आप उसमें एडमिशन लेके और मेन कैंपस में क्लास कर सकते हैं। अटेंडेंस का इशू नहीं है यहाँ पे, तो आप मेन कैंपस में आके क्लास कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मतलब एडमिशन एफिलिएटेड में हो लेकिन क्लासेस हम लोग मेन कैंपस में भी कर सकते हैं, ऐसा है? जी जी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि मतलब एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना सही है या नहीं है? अगर हमें मेन कैंपस नहीं मिलता है तो एफिलिएटेड लेना उचित है कि नहीं? मतलब वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू के 2-3 एफिलिएटेड कॉलेज जो हमने बताए, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, CMP कॉलेज और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ये 2-3 कॉलेज अच्छे हैं। इनके अलावा अगर आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये सब कॉलेज, तो उसमें आप ना लें एडमिशन, क्योंकि उसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, 80-85 नंबर। मतलब आपने जो ये 2-3 बताए इसमें लेना उचित है। उसके बाद से आप चाहें तो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो, इन्होंने जैसा बता दिया कि नहीं सही है लेना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये बताइए उसका कैसे, उसकी कब काउंसलिंग होती है, उसकी कट ऑफ कब आती है? जब मेन कैंपस की पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद एफिलिएटेड की स्टार्ट होती है? और हर कॉलेज अपना अपना काउंसलिंग करवाता है कि सारे एफिलिएटेड कॉलेज की एक साथ काउंसलिंग होती है? नो सर, हर एक कॉलेज का अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी काउंसलिंग, अपना डिपार्टमेंट है। तो हर एक एफिलिएटेड कॉलेज, जब मेन कैंपस की काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज की सीट्स भरना चालू होती है और हर एक एफिलिएटेड कॉलेज का अपना कट ऑफ आता है। अपना कट ऑफ आता है, फिर उनका ये कहाँ पता चलेगा? ये उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस की, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ये सब चीजें दिखाई पड़ती हैं? सर मेन कैंपस जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो मेन कैंपस की वेबसाइट है। तो हर एक कॉलेज का अपना वेबसाइट है, उस पर पता चलते रहेगा। और जैसे मैंने बताया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली जो टेलीग्राम इंस्टा पे है, वहाँ पे अपडेट्स देते रहते हैं सर। मतलब पोस्ट आते रहता है कि ये कट ऑफ है, इतने दिन काउंसलिंग हो रहा है, ये चीज़ लगेंगे, तो अच्छा पता चल जाता है। चलिए ये अच्छी बात है। और मेन कैंपस से कट ऑफ का कितना डिफरेंस होता है? मतलब मेन कैंपस की कट ऑफ और एफिलिएटेड कॉलेज की कट ऑफ में कितना डिफरेंस होता है? सर मेन कैंपस का जो पहला कट ऑफ था पिछले साल 192 था, बीए कोर्स की, और BA कोर्स का 186 पहला कट ऑफ था। और एफिलिएटेड कॉलेज जो बेस्ट एफिलिएटेड कॉलेज है उसका पहला कट ऑफ 154 था। मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होता है, 30 नंबर का गैप होता है सर, पहला ठीक है। ये बताइए कि इसका यहाँ पर एफिलिएटेड कॉलेजेस में क्या हॉस्टल फैसिलिटी है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, हॉस्टल नहीं है, मतलब हॉस्टल आपको बाहर ही लेना है, ठीक है। तो और कुछ एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में आप बताना चाहेंगे, ऐसा कुछ छूट गया हो? सर एफिलिएटेड कॉलेज में जैसे अभी क्या हुआ कि हम लोग का ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ, तो हम लोग का क्लास गूगल मीट पे या जूम पे चला, लेकिन CMP ने IIT BHU के साथ कोलैब करके एक ऐप बनाया। आपके IIT BHU के साथ कोलैब करके एप्लीकेशन बनाया और वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे आप कोई IAS की कोचिंग लेते हैं, जैसे ध्येय IAS, दृष्टि IAS, तो एप्लीकेशन होता है, लॉगिन ID पासवर्ड होता है, आप लॉगिन करके देख सकते हैं वीडियो। तो वैसे करके ही CMP पे आया कि आप लॉगिन ID और पासवर्ड करके देख सकते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेन कैंपस से ज्यादा अच्छा उन्होंने फैसिलिटी दे दिया है। हाँ सर, IIT BHU के साथ कोलैब करके। और ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, वहाँ रेगुलर सेमिनार होते रहता है, क्विज होते रहता है। मतलब मैं मोटा अगर बात करूं तो आपने 3 कॉलेजेस बोला, CMP, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और ALD इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ये 3 हैं जो अच्छे हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, यहाँ BA BSc BCom ये सारे कोर्सेज हैं तीनों में ना? यस सर। चलिए ठीक, अच्छी बात है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा जो है उनको आप अगर छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा अगर उससे अच्छा कहीं अगर आपके पास आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप उनको चूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सारी बातचीत हो चुकी है कि कुछ और भी ऐसा है जो प्रत्युष आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, कि कुछ ऐसा कोई बात जो छूट गई हो हम लोग की बातचीत में?
हेलो, हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ आ रही है। आपका वीडियो से थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। सर एक मिनट कैमरा पीछे हो गया। चलिए ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि आपने तमाम क्वेश्चंस कवर कर लिए, कुछ ऐसी बात छोटी नहीं है मगर। तो चलिए अब देखिए, मैं आपको सम अप कर देता हूँ। सारी बातें हम लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या बोल रहे हैं? कुछ ऐसा छूटा नहीं है सर, मेरा यही है कि चूंकि हम सीनियर हैं एंड हमको सीनियर से बहुत ज्यादा प्यार मिला है, तो सर मेरा ये दायित्व तो बनता है कि हम अपने जूनियर्स तक वो प्यार सौंप के जाएं। मेरा फाइनल ईयर भी है, तो आप सब लोग आएं। आपका एडमिशन जितना भी नंबर है, कम है ज्यादा, आप घबराएं नहीं, आप आएं बिल्कुल। और इलाहाबाद बहुत अच्छी जमीन है, साहित्य प्रशासन और सबकी अच्छी जमीन है, बहुत अच्छे शहर भी है, बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा, सीखने को पढ़ने को मिलेगा, तो आप जरूर आएं, आप बिल्कुल इलाहाबाद। चलिए, किसी तरीके की कोई प्रत्युष जैसे बहुत ढेर सारे आपको सपोर्टिव सीनियर्स मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? तो आप निश्चिंत होकर, अगर आपका देखिए, अब सीधी सी बात है, अगर बीएचयू में एडमिशन हो रहा तो बीएचयू में लीजिए, नहीं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लीजिए, बढ़िया रहेगा। सारी बातचीत हम लोगों ने कर लिया, अब आप खुद से अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हमको एडमिशन लेना या नहीं लेना। आप सब, आपके मन में जितने भी प्रश्न थे सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। बाकी टाइम टू टाइम जो भी काउंसलिंग या जो भी चीजें होंगी, सारे प्रोसेस के वीडियोज आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रत्युष का कि आपने अपना इतना कीमती समय जो है हमको दिया, और आपने थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे आपको भी काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा, तो थैंक यू प्रत्युष। और हम लोग आगे अगर कुछ ऐसी समस्या होंगी, कुछ भी आपको दिक्कत होगी, तो हम लोग प्रत्युष को फिर से अपने साथ जोड़ेंगे और आपकी मदद करवाएंगे, ठीक है? चलिए, आप जुड़े रहिए चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।